स्वागत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल कर रख दी। इतिहासकार 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को सिर्फ एक आम राजनीतिक उथल-पुथल नहीं मानते, बल्कि उनके मुताबिक यही वो वक्त था जिसने सदियों पुरानी राजशाही की जड़ें हिला दी और आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों की नींव रखी। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सीधा चलते हैं 14 जुलाई 1789 के दिन। जरा 18वीं सदी के पेरिस की सड़कों की तस्वीर अपने जहन में लाइए, जहां तनाव बिल्कुल अपने चरम पर था। ये वही ऐतिहासिक और नाटकीय दिन है जहां से इस महान क्रांति की चिंगारी भड़की। शहर में अफरा तफरी मची हुई थी और लोगों का गहरा असंतोष अब एक हिंसक रूप ले रहा था। चलिए पहले अहम हिस्से पर आते हैं, बास्तील का पतन। हुआ क्या था कि पेरिस की क्रोधित जनता ने आकर बास्तील के किले की जेल पर धावा बोल दिया और उसे पूरी तरह से तोड़ डाला। अब देखिए, बास्तील सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं थी, ये सीधे तौर पर राजा के निरंकुश और दमनकारी शासन का सबसे बड़ा प्रतीक था। इतिहासकार बताते हैं कि इस भयानक आक्रोश की तात्कालिक वजह महज एक अफवाह थी। लोगों में ये डर फैल गया था कि सम्राट अपने सैनिकों को आम नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है, और इसी खौफ ने निहत्थी जनता को उस विशाल किले को नेस्तो नाबूद करने पर मजबूर कर दिया। पर यहाँ एक बड़ा ही लाजमी सवाल उठता है, आखिर बास्तील के किले पर हमला हुआ क्यों? जनता के मन में राजा के खिलाफ इतना भयानक गुस्सा अचानक एक रात में तो पैदा नहीं हुआ होगा। इस आक्रोश के असली कारणों को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा और उस दौर के फ्रांसीसी समाज का थोड़ा बारीकी से विश्लेषण करना होगा। तो आते हैं अगले हिस्से पर, असमान फ्रांसीसी समाज। उस वक्त का फ्रांसीसी समाज बिल्कुल साफ तौर पर 3 वर्गों या कहें एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले एस्टेट में पादरी वर्ग और दूसरे में कुलीन वर्ग आते थे। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों उच्च वर्गों को जन्म से ही ढेरों विशेष अधिकार मिले हुए थे, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अपार संपत्ति होने के बावजूद इन्हें राज्य को एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ता था। राज्य चलाने का सारा आर्थिक बोझ तीसरे एस्टेट के माथे पर था, जिसमें बड़े व्यवसायी, किसान और मजदूर शामिल थे। एक तरफ जन्म से मिले हुए मजे और दूसरी तरफ कमर तोड़ देने वाला टैक्स। बिल्कुल नाइंसाफी। इसके बाद हम समझते हैं क्रांति के प्रमुख कारण। 2 सबसे बड़े संकटों ने उस समय देश को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। पहला तो था भयानक आर्थिक संकट। लंबे वक्त से चल रहे युद्धों के कारण राजकोष पूरी तरह खाली हो चुका था और राजा लुई 16वें के शासनकाल में कर्ज इतना बढ़ गया कि अर्थव्यवस्था टूट गई। दूसरी तरफ था जीविका का संकट। जब आबादी तेजी से बढ़ी तो पावरोटी की मांग में भारी उछाल आया। इतिहासकारों का दस्तावेज बताता है कि उस दौर में एक आम मजदूर की कमाई का लगभग 80% हिस्सा तो सिर्फ पावरोटी खरीदने में निकल जाता था। गरीबी और अमीरी की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि भुखमरी लाजमी थी। और इसी घोर निराशा के दौर में नए विचारों ने एक बेहद शक्तिशाली हथियार का काम किया। एक तरफ थी सदियों पुरानी मान्यता राजा के दैवीय अधिकार की, जिसका मतलब था कि राजा को शासन की शक्ति सीधे ईश्वर से मिली है और वो किसी को जवाबदेह नहीं है। खैर, जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने इस पुराने सिद्धांत की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। इतिहासकार इस बात पर काफी जोर देते हैं कि इन्हीं विचारकों द्वारा स्वतंत्रता और समानता की पुकार ने आम जनता में ये विश्वास जगाया कि हाँ, व्यवस्था में बदलाव बिल्कुल संभव है। चलिए अब देखते हैं सत्ता में बड़े बदलाव। शुरुआती विद्रोह के बाद परिस्थितियां बिल्कुल आग की तरह बदली। 1791 में तीसरे एस्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और सम्राट की ताकत को काटने के लिए एक नया संविधान तैयार किया। 1792 आते आते राजतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया। फ्रांस एक गणतंत्र बन गया और राजा लुई 16वें को गद्दारी के जुर्म में फांसी दे दी गई। इसके ठीक बाद आता है 1792 से 1794 का दौर, जिसे आतंक का राज कहा जाता है। रोबेस्पियर की सरकार ने ऐसी सख्त नीतियां अपनाई कि देश भर में खौफ फैल गया। एक बड़ी ही विडंबनापूर्ण बात यह है कि अपराधियों का सिर कलम करने वाली गिलोटिन मशीन को उस वक्त मौत में भी समानता लाने वाले एक मानवीय आविष्कार के रूप में देखा गया था। आखिरकार खुद रोबेस्पियर को भी उसी गिलोटिन का शिकार होना पड़ा। अगला हिस्सा है समाज और नेपोलियन। रोबेस्पियर की गिरफ्तारी के बाद फ्रांस की सत्ता 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी के हाथों में आ गई।
लेकिन इस दौर में भयानक राजनीतिक अस्थिरता रही। नेता आपस में ही उलझते रहे। इतिहासकार अक्सर इस बात का विश्लेषण करते हैं कि कैसे भारी राजनीतिक अस्थिरता हमेशा किसी महत्वाकांक्षी नेता के लिए सीधे सत्ता के दरवाजे खोल देती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने ठीक इसी खालीपन और उथल-पुथल का पूरा फायदा उठाया और आखिरकार 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बड़े राजनीतिक खेलों के पीछे समाज के भीतर दो बेहद अहम बदलाव भी हो रहे थे। पहला, इस पूरी क्रांति में महिलाओं ने सिर्फ तमाशा नहीं देखा, उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, भले ही समान अधिकारों के लिए उन्हें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। दूसरा बड़ा और साहसिक कदम था दास प्रथा का अंत। जैकोबिन शासन के दौरान फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा को हटा दिया गया, जिसने समाज के सबसे शोषित वर्ग में एक नई उम्मीद जगाई। और अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, क्रांति की वैश्विक विरासत। इस पूरी भयानक उथल-पुथल ने दुनिया को एक ऐसा दार्शनिक उपहार दिया जो आज भी उतना ही जरूरी है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये वो शक्तिशाली विचार हैं जो इसी क्रांति की आग से निकले और जिन्होंने पूरी दुनिया के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों की नींव को आकार दिया। फ्रांसीसी क्रांति के इन्हीं आदर्शों ने एक वैश्विक लहर पैदा कर दी। दुनिया भर के कई देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों पर इसका बेहिसाब प्रभाव पड़ा। इतिहासकारों का मानना है कि भारत में भी जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तब टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे ऐतिहासिक हस्तियों ने इन्हीं लोकतांत्रिक विचारों से गहरी प्रेरणा ली और इन्हें अपने संघर्ष का अटूट हिस्सा बनाया। तो इस विश्लेषण को एक बेहद गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। 18वीं सदी के पेरिस के एक विद्रोह ने आखिर हमारे आधुनिक लोकतंत्रों को कैसे आकार दिया? जरा सोचिए। आज हम जिस आज़ादी और समानता को अपना पैदाइशी हक मानते हैं, उसकी जड़ें सैकड़ों साल पहले आम लोगों के इसी ऐतिहासिक और हिंसक संघर्ष में छिपी हैं। इतिहास की ये घटनाएं सिर्फ गुजरे हुए कल के पन्नों में दफन नहीं है, ये आज भी हमारी व्यवस्थाओं और सोचने के तरीके को चला रही हैं। इस शक्तिशाली और अमर विरासत पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।